ये जो आजादी का आंदोलन है, ये आजादी का आंदोलन जिसको हमारे पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं और उस पढ़ने के बाद उस इतिहास को अपना इतिहास मानते हैं और उस इतिहास को इतिहास मानकर वो भी अपनी राय बना लेते हैं कि आजादी का आंदोलन था। 1908 को जब साउथ कमीशन भारत में आया, अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत छोड़कर जाने की भूमिका निर्धारित की कि भारत में हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, जाना होगा। जाने के पहले अंग्रेजों ने प्लान बनाया, क्योंकि अंग्रेज जब भारत में नहीं आए थे तो भारत में समस्त प्रजाजनों के लिए कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों का कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया और उसे अपने नियंत्रण में लिया। और ब्राह्मणों का जो बीपीसी है, ब्राह्मण्स पीनल कोड, मनुस्मृति जो ब्राह्मण्स पीनल कोड है उसे रद्द कर दिया और उसके जगह आईपीसी, इंडियन पीनल कोड लागू किया। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं हवा में। जब अंग्रेजों ने सोचा भारत छोड़कर जाना होगा तो उन्होंने सोचा कि भारत में कानून बनाने पर अंग्रेज जाने के बाद अकेले ब्राह्मणों का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए विधिमंडलों का गठन होना चाहिए और विधिमंडलों में भारत की समस्त प्रजाओं को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके लिए साउथ बरो कमीशन 1918 को जब भारत में आया तो बाबा साहब अंबेडकर ने रिटन मेमोरेंडम सबमिट किया, रिप्रेजेंटेशन की मांग की। छत्रपति शाहू महाराज के कहने पर भास्करराव जाधव जो सत्यशोधक समाज के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी मराठा समेत अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन की मांग की। तो उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक थे। अभी गांधी जी भारत के राजनीति में आए नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक को मालूम हुआ कि भास्करराव जाधव के पीछे छत्रपति शाहू महाराज है, तो शाहू महाराज को जवाब देना पड़ेगा। और शाहू महाराज को जवाब देने के लिए अगर कोल्हापुर के किसी शहर में जाकर भाषण देते हैं तो छत्रपति शाहू महाराज केवल राजा ही नहीं है बल्कि पहलवान भी है, पटकनी दे देंगे। बाल गंगाधर को ऐसे लगा। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि शाहू महाराज को मालूम भी होना चाहिए मगर उनका जो राज क्षेत्र है उसके बाहर होना चाहिए। एकदम कोल्हापुर का जो बॉर्डर लाइन थी उस बॉर्डर लाइन पर एक गांव था, बेलगांव, और कोल्हापुर के बॉर्डर लाइन पर एक गांव था अथनी। अभी भी है, आप लोग उसको देख सकते हो। अथनी नाम के गांव में, जहां एकदम बॉर्डर पर लगा, मगर शाहू महाराज का राज वहां नहीं, वहां अंग्रेजों का राज। वहां जाकर के उसने सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, क्या कहा तेली तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। शाहू महाराज ने संसद में, विधिमंडल में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन की, ओबीसी को, मराठा लोगों को रिप्रेजेंटेशन की मांग की। तो बाल गंगाधर तिलक ने जाकर के शाहू महाराज को जवाब दिया। बालक को लाओ ये। जब जवाब दिया, तेली तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, पब्लिक मीटिंग में जवाब दिया। प्राइवेट में नहीं जवाब दिया, पब्लिक मीटिंग में जवाब दिया। और ये जो कुछ बोला वो बोला हुआ केसरी नाम का जो अखबार, जिसका मालक, संपादक, प्रिंटर बाल गंगाधर था, उसमें ये छपकर आया। मैं उस रेफरेंस की बात आप लोगों को बता रहा हूं। यह बात दोबारा पंढरपुर में बाल गंगाधर तिलक ने पंढरपुर में दोबारा कही, और जब कही उस सभा में गाड़गे महाराज उपस्थित थे, उनके सामने कही, गाड़गे महाराज के सामने कही। और जब स्टेज पर से बाल गंगाधर तिलक ने भाषण दिया तो लास्ट कॉर्नर में गाड़गे महाराज बैठे हुए हैं। जब बाल गंगाधर को दिखाई दिया तो वो स्टेज पर उतरकर गाड़गे महाराज के पास गए और उनको स्टेज पर आके गए, स्टेज पर लाया और कहा कि आमा ब्राह्मणांना थोड़ा 2 शब्द मार्गदर्शन का। गाड़गे महाराज ने ब्राह्मणों को मार्गदर्शन किया, क्योंकि अभी भाषण सुना था किसका, बाल गंगाधर का। क्या सुना था, तेली तंबोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। यह भाषण पंढरपुर में रिपीट किया। और जब सुना, गाड़गे महाराज ने भी सुना, तो गाड़गे महाराज को कहा 2 शब्द मार्गदर्शन करा। तो उन्होंने मार्गदर्शन किया, और मार्गदर्शन करने के लिए जब खड़े हुए तो कहा, मराठी में उन्होंने कहा, मैं शुक्लो
उन्होंने उनकी मराठी भाषा में, मैं चुकलो, आम्ही हजारो वर्षापासून तुमच्या लोकांचे कपडे धुवायचं काम करत होतो आणि हे कपडे धुवायचं काम सोडून आम्ही मार्गदर्शन करायच्या कामाला लागलो. मैं चुकलो. क्योंकि अभी वो जो तिलक ने कहा, अब उसको उसका जवाब क्या दिया जाए. तुमने कहा की झाला आम्ही जे कपडे धुवायचं काम तुमचे करत होतो ते आमचं चुकले, झाला मार्गदर्शन करायचं काम करून राहिलो, चुकले दिसते आम्हाला. साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने तेली, तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, ये बात कही, अखबार में छपी. हम लोगों को, आप जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोगों को एक पढ़ाई हमारे देश में पढ़ाई जाती है और उस पढ़ाई में, किताबों में पढ़ाया जाता है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे. ये पढ़ाई हम लोगों को पढ़ाई जाती है. स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का नाम लेकर हम लोगों को पढ़ाया जाता है. स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. चाहेला आमच्या लोकायला भरून येते, अंतकरण जे भरून येते त्यांना, त्यांना एवढं आमचं स्वराज्य असं. ये इतिहास हमारे पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाया गया है. हमारा ये कहना है कि ये मत पढ़ाओ, ऐसा हमारा कहना नहीं है. हमारा केवल एक कहना है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे. तिलक के नाम पर जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाओ, उसके साथ साथ ये भी पढ़ाओ तेली, तमोली और कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, ये भी पढ़ाओ. हमारा केवल इतना कहना है भाई. ये भी उसने कहा, ये भी उसी ने कहा, दोनों पढ़ाओ. अगर वो इतिहास है ऐसा कहकर पढ़ाते हो, ये भी इतिहास है, ये भी पढ़ाओ. अगर दोनों बातें साथ साथ में पढ़ाई जाएगी तो हमारे लोगों को समझ में आएगा कि तिलक के द्वारा जो स्वराज्य का आंदोलन चलाया जा रहा था वो सभी लोगों के स्वराज्य का आंदोलन नहीं था. इमीडिएट समझ में आ जाएगा. ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, ये बात हमारे लोगों को समझ में आएगी. ये जो तिलक का जो स्वराज्य का आंदोलन था, ये क्या था, जिसको अंग्रेजी में तिलक कहा करते थे, होम रूल. मराठी में उसका ट्रांसलेशन कहा जाता था स्वराज्य, जिसको अंग्रेजी में वो कहते थे होम रूल. पढ़ लेना इतिहास में. ये जो होम रूल था, ये क्या था, इस पर भाषण किया तिलक ने यवतमाल में. यवतमाल के बाद अकोला में भाषण किया. अगर आप यवतमाल से इधर आते हो, बॉम्बे की तरफ आते हो, तो यवतमाल के बाद अकोला लगेगा, अकोला के बाद भुसावल लगेगा. यवतमाल में भाषण किया, अकोला में भाषण किया, फिर भुसावल में भाषण किया. तीनों जगह भाषण किया और उस भाषण में उन्होंने क्या कहा, यानी स्वराज्य के बारे में आप लोगों को, होम रूल के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है कि तिलक के स्वराज्य का क्या अर्थ है. चलो तिलक की ही भाषा में, तिलक की ही जबान में बताया जाए, तिलक क्या कहते हैं स्वराज्य का अर्थ. वो कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए. क्या कहते हैं, स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए. तो फिर स्वराज्य का क्या अर्थ है, वही बताते. क्या अर्थ है, तो उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में राजा राज्य शकट यानी राज्य का प्रशासन चलाते थे, तो लर्न ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाते थे. लर्न ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाते थे. अगर अंग्रेज लर्न ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाना चाहते हैं तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है. अंग्रेज भारत में ही रह सकते हैं. अंग्रेजों का राजा हमारा भी राजा होगा, अंग्रेजों का सम्राट हमारा भी सम्राट होगा. अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है. यह बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य. इट मीन्स, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है जिसको आपको स्वराज्य कहा जाता है, जिसको सुनकर आपकी छाती भर जाती है, ऐसा हो जाता है आपको थोड़ा बहुत. उसका मीनिंग क्या है समझते हो, उसका मीनिंग है कि अंग्रेज अगर ब्राह्मणों को राजकाज की व्यवस्था में शामिल करते हैं तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है. ये उसका मीनिंग है. अगर ये मीनिंग है, स्वराज्य का ये मीनिंग है, तो इसमें आप लोगों का क्या है, इस स्वराज्य में आप लोगों का क्या है, आप लोगों की छाती भर जाती है. क्या है आप लोगों का, ब्राह्मणों को हिस्सेदारी देने की बात कर रहा है इन द नेम ऑफ स्वराज्य.
ब्राह्मणों के तरफ से सौदेबाजी कर रहा है और ब्राह्मणों को अधिकार मिलना चाहिए स्वराज्य में, यह कह रहा है, इसका नाम स्वराज्य दे रहा है। क्या हमारे लोगों को यह इतिहास मालूम है? हमारे लोगों को यह इतिहास मालूम नहीं। बाल गंगाधर मर गए, उसके बाद गांधी जी बाल गंगाधर के उत्तराधिकारी हो गए। गांधी जी 1916 तक भारत में ही नहीं थे। 1885 को तथाकथित आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। अगर 1885 को तथाकथित आजादी का आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी 31 साल तक भारत में ही नहीं थे। 1885 यानी 1900 तक 15 साल और 1916 16 और 15 31 साल गांधी जी भारत में ही नहीं थे। अगर गांधी जी भारत में नहीं थे तो कहां थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। वहां वो बैरिस्टरी करते थे, वहां लड़ाई झगड़ा भी करते थे। रेल के अंदर फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला, अंग्रेजों के साथ फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे। अंग्रेजों ने देखा, गांधी जी को जब देखा कि भारतीय आदमी फर्स्ट क्लास का टिकट निकालकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा हुआ है, उसको सामान समेत अंग्रेजों ने उठाया, रेलवे स्टेशन पर उठाकर पटक दिया। गांधी जी ऐसे टिलटिले थे। टिलटिले समझते हो? टिलटिले नहीं समझते हो? गांधी जी जब बैरिस्टरी करने के लिए साउथ अफ्रीका के कोर्ट में पहली बार आर्गुमेंट खड़ा करने के लिए खड़े हो गए तो आर्गुमेंट करते करते वो इतने टिलटिले थे कि आर्गुमेंट करते करते चक्कर आ गया और गिर गए। गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर उठाकर पटका दिया। गांधी जी को लगा साला इधर साउथ अफ्रीका में रहना खतरनाक है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और 1916 को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत आ गए। जब वो साउथ अफ्रीका में थे उन्होंने अंग्रेजों को करस्पॉन्डेंस किया। वो करस्पॉन्डेंस अवेलेबल है। एक पत्र उपलब्ध हुआ जिसमें गांधी जी ने लिखा, क्या लिखा? लिखा कि हम लोग, यानी गांधी जी लिखा, हम लोग और आप एक ही आर्यन स्टॉक के लोग हो। अगर एक ही आर्यन स्टॉक के लोग हो तो इसका मतलब गांधी जी मानते हैं आप भी विदेशी हो, हम भी विदेशी है। गांधी जी ने खुद लेटर लिखा, उसमें यह लिखा। वो करस्पॉन्डेंस अवेलेबल है। मैं आपको आजादी के बारे में बता रहा हूं और प्रजासत्ताक वाला मामला आगे है। पहले ये समझा रहा हूं आप लोगों को। ये अगर समझ में आ जाए, प्रजासत्ताक जल्दी समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री मालूम हो जाए पीछे की तो आपको प्रजासत्ताक मालूम हो जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा प्रजासत्ताक। कहा कि तुम और हम एक ही आर्यन स्टॉक के लोग हैं। अगर एक ही आर्यन स्टॉक के लोग हैं तो तुम हमारे साथ इस तरह से व्यवहार क्यों करते हो? एक ही स्टॉक के लोग, कुछ लोग दूसरे के ऊपर राज करें, ये बराबर नहीं है, ये उचित नहीं है। गांधी जी ने ऐसा पत्र अंग्रेजों को लिखा। वो पत्र अवेलेबल है, पढ़ लेना। उपलब्ध ना हो हमसे ले लेना, हम इसी के पीछे पड़े हुए हैं। गांधी जी का भी हमने एक वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता का समर्थन वाले भाषण जो है वो भाषणों का एक खंड हमने पब्लिश किया। हमारे बहुत सारे लोगों को, भोले शंकर लोगों को ज्यादा जानकारी रही है। वो तो महात्मा ऐसे कह सकता, हमारे लोग तो महात्मा ऐसे कैसे कह सकता? अरे महात्मा अखबार वालों का बनाया हुआ है भाई, मालूम ही नहीं हमारे लोगों को। इसलिए साथियों, जब गांधी जी भारत में आए और तिलक के बाद गांधी जी कांग्रेस के उत्तराधिकारी बने, गांधी जी भी हमारे लोगों को, जो 1918 को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है, 1919 का पहला भारतीय अधिनियम बना नहीं हुआ तो उसका अध्ययन करके रिकमेंडेशन करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया तो गांधी जी कांग्रेस के नेता बने थे। गांधी जी ने भी इस सिद्धांत को मान्यता देने से इनकार कर दिया और साइमन कमीशन के विरोध में इसीलिए आंदोलन चलाया कि कहीं साइमन कमीशन भारत के मूल्यवासी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम ना करे। गांधी जी ने इसके विरोध में आंदोलन चलाया। साइमन कमीशन चले जाओ, इतिहास पढ़ लेना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब अम्बेडकर गए, दूसरे लोग गए, गांधी ने कहा मेरे अलावा दूसरे जितने लोग यहां आए हुए हैं वो भारत के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, मैं अकेला ही सच्चा प्रतिनिधि हूं, बाकी लोग नहीं हैं। ये ऑन रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं मैं। बाद में गांधी जी ने कहा, खासतौर पर अनुसूचित जाति के रेफरेंस में कहा, बहुत सारे हमारे लोगों को जानकारी नहीं है कि अगर अनुसूचित जाति के लोग मुसलमान हो जाते हैं मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर वो क्रिश्चियन बन जाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर हिंदू रहते हुए मैं अनुसूचित जाति के लोगों को अलग से किसी किस्म का कोई अधिकार बहाल करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या आप यकीन कर सकते हो कि गांधी जी ने ऐसा कहा होगा? एक दस्तावेज है,
एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट कौन आदमी पढ़कर आया वहां? हमने महाराष्ट्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हरिभाऊ नरके, हमने सोचा था महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव, चलो इसको ले जाते, उसको लेके गए। वो वहां आर्काइव्स में जो डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, वो आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट पढ़ करके उन्होंने मुझे बताया, पुणे के कार्यक्रम में बताया, ऐसा वहां लिखा हुआ है। अधिकृत हो गया, सरकारी आदमी ने कह दिया कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, गांधी जी ने ऐसा कहा था। जब बाबा साहब अम्बेडकर को 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड में अधिकार अंग्रेजों ने बहाल किया, तो गांधी जी ने उसके विरोध में उपवास किया और वो सारे अधिकार छीन लिया। अगर गांधी जी के द्वारा सभी लोगों के आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर हासिल किया था, तो उसके विरोध में उपवास। आप लोगों को हैरानी हो जाएगी सुनकर कि जिनकी संख्या 3.5% है, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मणों ने बनाई है। कितने लोगों को बताए? मैं जब यूपी में आकर जाटों को पूछा, भाई तुम्हारा कौन आदमी था कांग्रेस बनाने में, जरा बताओ तो, उसका नाम बताओ। एक आदमी का बताओ, 2 आदमी का मत बताओ, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, मगर एक हाथ होगा, जरा बताओ। एक भी आदमी नहीं था, सारे ब्राह्मण लोगों ने बनाया नेशनल कांग्रेस। ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में लाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मणों का संगठन है, मैं कैसे आ सकता हूं इसमें? ये रिकॉर्ड करके लिखित करके रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो 1885 को जो कांग्रेस बनी, ये ब्राह्मणों ने बनाई, ये ब्राह्मणों का संगठन है। दूसरी बात, दूसरा संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ये 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे नाम के ब्राह्मण ने बनाई। एक कोकनस्थ ब्राह्मण। तीसरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एक केरला के ईएमएस नंबूदरी ब्राह्मण ने बनाई। चौथी नेशनल लेवल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने बनाई। बनाने के पहले जनसंघ बनाया था। जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण था। अटल बिहारी और आडवाणी ने मिलकर 77 में जनता पार्टी में जनसंघ विलीन कर दिया था। झगड़ा हुआ, 80 में बाहर आ गए। बाहर आकर जनता पार्टी का त्याग करके भारतीय जनता पार्टी बनाई और उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया। हो गई 4 नंबर की पार्टी ब्राह्मणों की। 5वीं पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। उसके पार्टी को पिछले साल अक्टूबर महीने में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। जिनकी संख्या देश में 3.5% है, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। मुसलमानों की संख्या 15% है। मुसलमान मुझे बताए एक पार्टी का नाम। मुसलमानों की कौन सी नेशनल लेवल की पार्टी बताओ? मुसलमानों की संख्या 15%, ब्राह्मणों की संख्या 3.5%। 3.5 वालों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, मुसलमानों की संख्या 15%, लगभग 20 करोड़। बताओ कोई सिंगल पार्टी है मुसलमानों की? अभी हमारे भाई जब मैं बोलने के लिए आया था तो उन्होंने रामनगर के बारे में कुछ बताया और कहा कि राम ने सृष्टि का निर्माण किया। मैं तो नहीं मानता। अगर राम दशरथ का बेटा है, वो इस धरती पर मां बाप से पैदा हुआ है, वो सृष्टि को पैदा कैसे कर सकता है? जो खुद मां बाप ने पैदा किया वो सृष्टि को कैसे पैदा कर सकता है? मौलाना समझ रहे क्या? जो खुद उसके मां बाप ने पैदा किया वो सृष्टि को पैदा कैसे कर सकता? हम नहीं मानते। मुसलमानों के मन में थोड़ा खौफ है, इसलिए वो गलत बातें भी बोल देते हैं ताकि ब्राह्मणों को थोड़ा खुशी हो जाए। हमें ब्राह्मणों का कोई डर नहीं लगता है।
हजारों साल से हमारे पुरखे लड़ रहे हैं। आप लोगों को भीमा कोरेगांव का उदाहरण देता हूं। भीमा कोरेगांव में हमारे 500 लोगों ने 28,000 ब्राह्मणों को मारा। 500 लोगों ने, दुनिया में कोई इतिहास अवेलेबल नहीं कि 500 लोगों ने 28,000 को मारा। उन लोगों का खून है मेरे शरीर में, मैं कमजोर आदमी नहीं हूं। और वो जो हमारे पुरखों के शरीर में खून दौड़ रहा था, वो उस समय जितना गर्म था, अभी हमारे ठंडा नहीं हुआ है, वो अभी भी गर्म है। लड़ाई इसीलिए सारे देश भर में हम लोग लड़ रहे हैं। और हमने कमांडो लिया, देखा कोई कमांडो है हमारे साथ? बगैर कमांडो से घूम रहा हूं सारे देश भर में, देखता हूं कौन मारता है। अरे इस देश दुनिया में आदमी आए तो मरना तय है, और कुत्ते की मौत मरने की वजह साले लड़ते लड़ते मरेंगे। जो आदमी कुत्ते की मौत मरता है, आपने कभी सुना कि कुत्ता जब मरता है तो अखबार में खबर आती है कि फलाना कुत्ता फलाने गली में रहता था, बहुत ईमानदार था, उसी गली में पैदा हुआ, उसी गली में खाना खाता था, उसी गली में टट्टी करता था, उसी गली में मर गया, कितना महान था। ऐसी कोई खबर अखबार में आती है? तो कुत्ते की मौत मरने के लिए हम तैयार नहीं है। लड़ते लड़ते मरेंगे, अरे लड़ते लड़ते मरेंगे तो फिर खबर आएगी। और लड़ते लड़ते जो मरता है उसको लोग मरता नहीं बोलते हैं, लोग बोलते वो शहीद हो गया। चलो मेरी बात सुन लो, थोड़ा दिमाग में डाल दो। मेरी जिंदाबाद करने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी सुनने की जरूरत है जो मैं कहना चाहता हूं। तो साथियों, हम तो इस देश में मुसावात के लिए लड़ रहे हैं, समानता के लिए लड़ रहे हैं, इंसानी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश में न्याय हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गलत लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। सारे दुनिया में लड़ाई लोग लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, गलत थोड़ी है। संविधान भी इस बात को मानता है कि इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो भी कहता है इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। गलत काम थोड़ी कर रहे। तो ब्राह्मणों ने इस देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर लिया। ये राज उन्होंने कानून और संविधान के विरोध में स्थापित किया। ये लोग कानून को नहीं मानते होते तो कभी दिल्ली के गद्दी पर काबिज नहीं होते। मैं तो लॉजिकल बात कह रहा हूं भाई, तर्कसंगत बात कह रहा हूं। जो लोग इस देश में ईमानदारी से यदि चुनाव होता तो 3.5% वाला ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच कहां हो सकता? जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री उन्होंने नॉमिनेट किया। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर शायद आपको समझेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा कठिन शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए थोड़ा देसी उदाहरण देकर के समझाता हूं। नॉमिनेटेड कठिन है समझने के लिए, संवैधानिक शब्द है। ये नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया हुआ है। तो नॉमिनेटेड जो शब्द है वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं नॉमिनेटेड शब्द का देशी अर्थ समझाता हूं। गांव में आदमी शादी करके औरत लाता है अपने घर में, बीवी लाता है, तो परिचय करवाता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। दूसरा आदमी कहता है फिर ये कौन है? ऐसी रखी हुई है। मैं महिलाओं से थोड़ा माफी चाहता हूं, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए उदाहरण देकर समझाना पड़ रहा है। कहता है ये तो शादीशुदा है और ये ऐसी रखी हुई। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसे रखा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ है। तो आप लोगों ने तालियां बजाकर ये बताने का कष्ट किया कि आपको अब समझ में आ गया है। तो मेरी मजबूरी ये है कि जो अंग्रेजी शब्द मैं यूज करता हूं वो आप लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है। और सवाल बोलने से ज्यादा अहम होता है समझना। बोलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बोली हुई बात को समझना। अगर आदमी समझ गया तो वो फिर उस हिसाब से अपने जीवन में आचरण करना शुरू कर देता है। तो नरेंद्र मोदी ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। मैं आपको इसका एक और सबूत देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला फैसला किया। क्या फैसला किया?
ये ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। ओबीसी का आदमी नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी का है। उसने खुद ओबीसी के विरोध में पहला फैसला किया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। दूसरा फैसला किया, 314 बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस पिछड़े वर्ग के पास हुए। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मसूरी में ट्रेनिंग लिया 2 साल का। फिर प्रधानमंत्री के पास फाइल गई पोस्टिंग देने के लिए, तो प्रधानमंत्री ने पिछड़े वर्ग के लोगों को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी के तौर पर पोस्टिंग करने के बजाय वो फाइल रद्द कर दी। 314 बच्चे। तीसरा फैसला किया उन्होंने कि ओबीसी के लोगों को विकास करने के लिए बजट में एक नया पैसा नहीं दिया। विकास करना है तो बजट में पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए ना। और नरेंद्र मोदी विकास के ऊपर भाषण करता रहता है, विकास 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 विकास, घंटे घंटे भाषण करता है विकास के ऊपर। अभी 15 अगस्त को लाल किले पर 1.5 घंटे बोला, यानी भाषण में विकास हो गया। पहले घंटे भर बोलता था, फिर 1.5 घंटे बोला तो भाषण में विकास हुआ। ओबीसी पिछड़े वर्ग में कोई विकास नहीं हुआ, साला पैसा ही नहीं देगा तो कहां से विकास होगा भाई? बगैर पैसे से विकास होगा? कैसे होगा? पिछड़े वर्ग के ओबीसी के बच्चों को वजीफा मिलता था। मुसलमानों को वजीफा शब्द समझ में आएगा क्योंकि उर्दू का शब्द है, क्योंकि मैं थोड़ा तमीज रखता हूं भाषा का, कौन सा शब्द हिंदी का है, कौन सा उर्दू का है, कौन सा पर्शियन है, थोड़ी तमीज रखता हूं, थोड़ा अभ्यास करता हूं, उसके आधार पर बता रहा हूं। वजीफा जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, उर्दू का है। स्कॉलरशिप अंग्रेजी का शब्द है। तो ये स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को पिछड़े वर्ग के, ताकि गरीब जो बच्चे हैं महाविद्यालय में पढ़ाई कर सके। 4.5 साल हो गए, एक नया पैसा वजीफा नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। पिछड़े वर्ग का आदमी है, पिछड़े वर्ग को, अरे उसके बाप के जेब से नहीं जाएगा भाई, उसके बाप के जेब से नहीं जा रहा है। इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग जो नमक खरीदी करते हैं, आप लोगों को थोड़ा जानकारी हो जाए इसलिए बता दो। गरीब से गरीब आदमी, डॉक्टर ने टाटा को टेस्ट किया, बिरला को टेस्ट किया, अंबानी को टेस्ट किया, और डॉक्टर ने टाटा, बिरला, अंबानी को कहा नमक थोड़ा कम खाना, नमक थोड़ा कम खाना है। गरीब थोड़ी है हम लोग, नमक कम खाने के लिए बोल रहे हो। पैसे वाले लोग हैं, क्यों कह रहे हो नमक कम खाने के लिए? नहीं नहीं, गरीबी अमीरी का मामला नहीं है। एक नमक ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए कह रहे हैं नमक कम खाना। गरीब आदमी, उसको सब्जी अगर खाने में नहीं मिलती है तो रोटी वो नमक के साथ खाता है। वो ज्यादा नमक खाता है गरीब आदमी। जब वो ज्यादा नमक खाता है तो ज्यादा नमक खरीदना पड़ता है। ज्यादा नमक खरीदना पड़ता है तो उसके ऊपर 2 प्रकार का टैक्स होता है, सेल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स होगा। तो हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी नमक खरीदता है तो गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। आप लोगों को टैक्स समझ में नहीं आता होगा। टैक्स जो है, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, और जितना गरीब से गरीब आदमी देश में टैक्स देता है और सरकार के तिजोरी में पैसा जमा होता है, अरे वो पैसा तो कम से कम पिछड़े वर्ग को दो जितना हम आपको दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे टाटा, बिरला, अंबानी जो टैक्स दे रहा है उसका पैसा हमको दो। तो ये 2-4 उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिए ताकि आपको पता चले कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होने के बावजूद पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसले कर रहा है, ये स्वाभाविक नहीं माना जाता। पिछड़े वर्ग का ही आदमी पिछड़े वर्ग के ही विरोध में फैसले कर रहा है, ये नेचुरल नहीं माना जाता, स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। फिर भी वो कर रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं इसे सच्चाई नहीं मानता हूं। फिर सच्चाई क्या हो सकती है, तो आपको सच्चाई समझाने के लिए उदाहरण देता हूं। हेलो, हाँ, ये हो गई हो। हेलो, तो हमारे लोगों को मैं सलाह देते रहता हूं कि हमारे कार्यक्रमों में 2 माइक रखा करो, एक बिजली के ऊपर रखा करो
और एक बैटरी के ऊपर रखा करो, जनरेटर की भी जरूरत नहीं। मैं देहाती आदमी हूं, देहात में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो हम बचपन में इलेक्शन में प्रचार करने के लिए जाते थे तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैटरी रखते थे और बैटरी के ऊपर लाउड स्पीकर चलाते थे और अनाउंसमेंट करते थे। तो हमारा देहाती समझदारी के आधार पर मैं लोगों को बोलता रहता हूं कि 2 माइक रखा करो, एक माइक बिजली के ऊपर, एक माइक बैटरी के ऊपर। तो एक माइक बिजली अगर चला गया तो बैटरी वाला चालू ही रहेगा, पता भी नहीं चलेगा बिजली कब आएगा और कब गई। क्योंकि होशियारी से जब तक आदमी काम नहीं करेगा, दोज हु प्रोवाइड ए बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस। कोई भी आदमी सफल नहीं होने वाला, जो बेहतर बुद्धि प्रदर्शित कर सके वो आदमी सफल हो सकता है। तो इसलिए साथियों, मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसले कर रहा है, स्वाभाविक नहीं है। इसलिए उदाहरण देकर यह बात समझाना चाहता हूं कि गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, ऐसे होता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बोला, गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और उसको बोलो कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारे बायां पैर काट दो। तो वो जो गधे से गधा आदमी है वो क्या बोलेगा? बोलेगा गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं, गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं हो कि अपने हाथ से अपना पैर काट दो। अगर गधे से गधे आदमी को इतनी समझदारी आ सकती है तो नरेंद्र मोदी को समझदारी नहीं है, ऐसे कैसे कहा सकता? नरेंद्र मोदी के पास समझदारी नहीं है, ऐसे कैसे कहा जा सकता? और अगर नरेंद्र मोदी के पास समझदारी है तो ये फैसले उसने किए होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। फिर ये फैसले किसने किए? तो पर्दे के पीछे वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में। पर्दे के पीछे वास्तविक सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है, पर्दे के पीछे आरएसएस के जो ब्राह्मण हैं उन लोगों के नियंत्रण में सत्ता है और वो लोग ये फैसले कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को किस तरह से प्रधानमंत्री बना के रखा है समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को।